उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम ऋतिक है, रोशन नहीं। ये धनु लग्न की कुंडली है और इन्होंने सवाल पूछे हैं कि बिल्कुल ही स्टक हूँ, प्रारंभिक शिक्षा भी थोड़ी कमज़ोर रही है, नौकरी करना चाहता हूँ, व्यवसाय में मन उतना नहीं है, पर स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जहाँ से व्यवसाय को छोड़ भी नहीं सकता और नौकरी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, पर परिस्थिति जो है वो साथ नहीं दे रही है। देखिए एक बात बताता हूँ, सबसे पहले जब इस तरीके की कोई भी समस्या आए तो हमें अपने जीवन में चल रही दशाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए कि कौन सी दशा में हम जी रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप अपनी कुंडली में जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करने का प्लान बना रहे हैं, उसके चांसेस जीवन में कितने, मतलब कुंडली उसके पक्ष में कितनी खड़ी है, ये समझने वाली बात है कि आपके जीवन में जो क्षेत्र आप जैसे इन्होंने कहा कि मुझे बैंकिंग क्षेत्र में जाने का बड़ा मन करता है, तो हमें ये देखना होगा कि जिस क्षेत्र में जाने के लिए आप उतावले हो रहे हैं उसके योग कितने बने हैं, ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर से अभी वर्तमान में दशा कौन सी चल रही है। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली में जो अभी वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं उसका आपके लक्ष्य से कितना मिलन हो रहा है, मतलब वो कितना दोनों मेल खाते हैं। क्या आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए और जो वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं वो दोनों का कहीं मिलना होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं और पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं या फिर कुछ और ही हो रहा है, तो ये समझना होगा। तीसरे नंबर पे कुंडली में बैंकिंग के योग बने हैं, पर क्या वो इतने मजबूत हैं कि आपको बना के ही छोड़ेंगे, इसका भी अध्ययन आवश्यक है। चौथे नंबर पे ये देखना है कि ग्रह के बल कैसे हैं, मतलब वो आपको सपोर्ट करेंगे या फिर ऐसे ही खाली वो स्वप्न ही दिखा रहे हैं ख्याली पुलाव, तो ऐसा नहीं है। ऐसे सारी चीज़ों का अध्ययन एक तरफ करके उसका एक जो है वो चार्ट बना लीजिए और फिर उसके बाद जो है वो हाँ या ना का उत्तर मिलता है। पर इन सभी चीज़ों को देखने से पहले मुझे लगता है, और जहाँ तक मैंने हर बार आप लोगों को कई बार कार्यक्रम में ये बात कही है, मेरे जो नियमित दर्शक हैं उन सबको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरे सुबह और शाम वाले कार्यक्रम देखते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसे दर्शकों का। बाकी ऐसे दर्शक जो मुझे रोज़ नहीं देखते हैं उन लोगों को बात कहूँगा कि भगवान आप लोग प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए। और कुछ दर्शक ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लग्न को देखते हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है तो ही मैं देखूंगा, धनु लग्न की कुंडली है तो ही मैं देखूंगा, और वो लोग वो उस तरीके के दर्शक हैं जो वस्तुतः जो है वो राशिफल में भरोसा करते हैं और कुछ छप्पर फाड़ वाली बात सुनना चाहते हैं, जो सच में ज्योतिष को समझना चाहते हैं। और मैं सच में जो है वो ऐसे कुंडली दिखा करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये बात वहां तक रही। तो इन सबको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं, आपकी कुंडली में लग्नेश कैसे हैं, आपकी कुंडली का दशम भाव कैसा है, आपकी कुंडली का पंचम भाव कैसा बन रहा है और आपकी कुंडली का नवम भाव कैसा बन रहा है, ग्रह की स्थिति, ग्रह की दृष्टि, ग्रह के नक्षत्र और नक्षत्र का परिवर्तन, नवांश कुंडली की स्थिति और दशमांश कुंडली का अलग से अवलोकन। इन्होंने पूछा बैंकिंग में काम करने की का मन बड़ा करता है, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करना चाहता हूं। देखो सबसे पहले जो समझने की बात है, सूर्य और बुध यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, उस पर चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु शनि के साथ बैठे, इस वजह से सरकारी नौकरी का योग बनेगा। पर गुरु नीच के शनि के साथ बैठे हैं और इस भाव के अधिपति 12वें और द्वितीय भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, नीच के हो गए। आपने क्या सवाल पूछा कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बाधित रही पर पूरी हो गई। क्यों हो गई बाधित? क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति शनि और धनु लग्न की कुंडली बनी जिसमें शनि सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं, नीच के बैठे थे। पर गौर करिए वो पंचम भाव में बैठे थे, इस वजह से उन्होंने पूरा करवा दिया। बाधा उपस्थित होने का दूसरा कारण क्या हो सकता है कि पंचम भाव के अधिपति 12वें स्वग्रही होकर के बैठे थे, इस वजह से व्यक्ति क्रोधी तो होगा पर उसके जीवन का आरंभ थोड़ा देर से एस्टेब्लिश होता है। धीरे धीरे आपके लक्ष्य का जो है वो आपका पाना हो सकता है और मिलान हो सकता है, धीरे धीरे मिलेंगी चीजें वही जो आप चाहते हैं। वक्त का जो है वो इंतजार करना होगा। दूसरे नंबर पे पूरी अभी भी नहीं हो रही है या फिर कमजोरी अभी भी क्यों बन रही है, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। धनु लग्न की कुंडली के लिए 6वें भाव के अधिपति होते हैं और ये बहुत अच्छे नहीं होते, शुक्र अष्टम में बैठे हैं। 11वें भाव के अधिपति का अष्टम में बैठना कई बार व्यक्ति को जीवन में आरंभ में तकलीफें देता है और वो जो चाहता है उसको कई बार वो चीज अवरोधित या अवरोध के साथ मिलती है, या कई बार इस तरह से आपको आगे बढ़ना होता है कि आप
पे कई बार लोग प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं, कई लोगों का दिमाग आप पे काम कर चुका होता है, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी आपको कई सारा काम करना पड़ता है, खर्च हो रहा है वो सो अलग है। कई बार आप समाज के लिए बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, पर आपको कभी भी ये लगेगा नहीं कि मैं ज्ञान से युक्त हूँ या फिर ज्ञानी हूँ या फिर समझदार हूँ या बुद्धिमान हूँ या ज्ञानी, ऐसा वाला। क्योंकि कई बार आपकी कुंडली में गुरु जो है वो नीच के शनि के साथ बैठे हैं, इस वजह से। हालांकि जो गुरु शनि के साथ बैठेंगे तो यहाँ पे आपको सरकारी क्षेत्र का लाभ देंगे। चंद्रमा सूर्य और बुध को देखेंगे तो सूर्य और बुध का प्रभाव बढ़िया होगा, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर का योग बनेगा, पढ़ने पढ़ाने का योग बनता है, कंप्यूटर पे बैठ करके व्यक्ति काम करता है, बैंकिंग में ही जाने के योग बनते हैं, कॉमर्स आदि का क्षेत्र भी आपके लिए ठीक रहेगा। ये चीज नवांश कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो, या फिर दशमांश कुंडली में भी देखेंगे तो भी यहाँ सूर्य और बुध का बैठना और सप्तम भाव के अधिपति जहां बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति खुद का व्यापार भी कर सकता है, पर अभी नहीं। पैतृक संपत्ति में ही, मतलब पैतृक रूप से ही व्यक्ति को व्यापार मिला हुआ है। गुरु और सूर्य यहां बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। अल्टीमेटली व्यक्ति के पास करियर से धन मिलेगा और बेहतर धन मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। और वास्तव में आप जब देखेंगे तो यहाँ के जो लग्नेश हैं वो यहाँ पे उच्च के हो जा रहे हैं और वो यहाँ के सप्तमेश होते हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यापार भी कोई खराब नहीं है। पर अभी शुक्र की दशा है। मैं एक बात कहूं तो अभी आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं और आपकी ऊर्जा का और आपके रिसोर्स का गलत या कई तरीके से उल्टी चीजों के तौर पे आपसे वो काम करवा रहे हैं, या कई बार व्यक्ति के प्रतियोगिता में ही प्रतियोगिता छुप जाती है, सफल होने में छुप जाती है, ऐसी चीजें दिख रही हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति मतलब गुरु और शुक्र, ये एक दूसरे से केंद्र में है और ये बहुत अच्छी बात है। इस शुक्र पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि छठवें भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और छठवें भाव पे मंगल की दृष्टि है। ये शत्रुता या फिर प्रतियोगिता के लिए अच्छी बात होगी। बुध और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होगा, क्योंकि बुध यहाँ हस्त नक्षत्र के बैठे हैं, क्योंकि 22 डिग्री पे हैं, और चंद्रमा वहां 20 डिग्री के हैं, रेवती के हैं। इस वजह से चंद्रमा और बुध का नक्षत्र परिवर्तन आपको आपके जीवन में कई तरीके से सॉफ्ट नेचर का बनाने के साथ साथ दूसरों के चलते व्यक्ति अपना वक्त कई बार बर्बाद करते या नुकसान करते देखा गया है। चंद्रमा और बुध एक दूसरे को आमने सामने से देखेंगे तो कई बार डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना देंगे। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो है वो अपनी समस्या छोड़ करके दूसरे की समस्या के अंत को ढूंढने में अपना वक्त नुकसान करता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में कई बार व्यक्ति को खुद का नुकसान होता है। मंगल और केतु आपकी कुंडली के लग्न कुंडली में पापकर्त्री योग बना रहे हैं, इस वजह से कई बार ऊर्जा का क्षरण या हनन होता है। क्योंकि जन्म कुंडली धनु लग्न की है और पंचमेश 12वें भाव में बैठे हैं पर स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। संतुलित, बेहतर, शुद्ध अंतःकरण, मनस्वी, प्रायोगिक और ज्ञान से संपन्न ये कुंडली बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी जब लग्नेश नीच के शनि के साथ नहीं बैठे होते तो। क्लियर है? आपका जन्म भाद्रपद माह में हुआ है, इस वजह से आप बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में भी जा सकते हैं और आपका स्वभाव और स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना भी इसको सूट करते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से आपके पास साहस की कमजोरी नहीं है, आपके पास बल है, आप लड़ते रहिए। शरद ऋतु में जन्मे हैं, अपने काम को पहले प्रायोरिटी दीजिए, दूसरे के काम को बाद में, और थोड़े प्रैक्टिकल होकर के विचार को करने की आवश्यकता है। कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, संतानोत्पत्ति में और जीवन को नजदीक से समझने में आपकी दिक्कत की स्थिति नहीं है। रविवार को जन्मे हैं, इस वजह से यहाँ पे पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समरथ प्रिय, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़े ही शुद्ध अंतःकरण का मनस्वी होने के साथ साथ बेहतर विकल्प को धारण करने वाला होता है। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, इस वजह से व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, बेहतर होता है और निश्चित रूप से उसे अच्छा कहा जा सकता है। चंद्रमा यहाँ पे शुभ ग्रह बनेंगे, इस कारण से व्यक्ति को नौकरी के योग बनेंगे। रेवती नक्षत्र ये बढ़िया, ध्रुव योग, अटल, सत्य बोलने वाला और सत्य का साथ देने वाला, बिल्कुल मन का स्पष्ट और बिल्कुल भी गंदगी ना पालने वाला, ऐसा ही व्यक्ति होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण इसके कोई शत्रु नहीं होते और जीवन में ये स्वतः ही अपना शत्रु खुद बना रहता है। हालांकि आपके शत्रु या फिर आपका व्यवहार कुछ ऐसा है कि आप अपना शत्रु बनाना भी नहीं चाहते, व्यक्ति
कभी भी किसी से शत्रुता नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब वो अपने आपे पे आ जाए तो फिर किसी का नुकसान किसी भी हद तक कर सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। भाग्य भाव के अधिपति का दशम में आना, दशम के अधिपति के साथ ये लाभ प्राप्त हो, क्षेत्र बढ़िया बने, करियर मजबूत हो, पर हमेशा ही अच्छे क्षेत्र से ही धन व्यक्ति कमाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, गलत और गंदे तरीके से आपको धन कमाना अच्छा लगेगा नहीं। और निसंदेह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, इस भाव के अधिपति बढ़िया बैठे हैं, मतलब दो दो केंद्र त्रिकोण योग बनेंगे, राजयोग कारक स्थिति बन रही है। गुरु और चंद्रमा आपको ऐसे प्रभावों से या फिर आपके बारे में लोगों का जो ख्याल है वो कुछ ऐसा बन जाता है, जिद्दी है, हठी है, गुस्सैल है, क्रोधी है, उन्मादी है या फिर घमंडी है, या फिर कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कभी भी आना ही नहीं चाहते, या आपका जो आभा है वो बहुत ही अच्छे दर्जे के व्यक्ति का बना हुआ है समाज में, जहां सब कोई आपका आदर करता है और क्या बड़ा क्या छोटा हर कोई आपकी इज्जत और आपका जो है वो प्रभाव देखता है, और वो देखने को मिलेगा भी। लग्न पे गुरु का असर है, ये बहुत अच्छा होगा। नीच ग्रह के साथ बैठा ग्रह थोड़ा कमजोर अवश्य हो जाता है, इस वजह से व्यक्तित्व में कई बार थोड़ी मलिनता भी आ जाती है और कई बार आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप ऐसे हैं। कई बार आपसे कमजोर ज्ञानी व्यक्ति भी आपसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ जाता है। हालांकि जब आपकी उन्नति होगी तो सब लोग देखेंगे और निसंदेह बहुत अच्छा होता है। अब आपको आगे मैं बताऊं तो शुक्र 29 डिग्री के कमजोर हैं, इस वजह से स्त्री संतति के योग ज्यादा बनते हैं। वीर्य का क्षय ना करिए, बुद्धि को भ्रमित न होने दीजिए। मंगल 12 में है, ज्येष्ठा नक्षत्र के, बुद्धिमान और कंप्यूटर और क्रिएटिविटी आपके पास बहुत अच्छी है। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं पंचम भाव में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का क्रिएशन बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि मंगल ज्येष्ठा के बैठे हैं तो व्यक्ति तार्किक है और निश्चित रूप से वो कई बार बहुत बड़ा करना चाहता है और उसको मौके कम मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति बुध जैसे ग्रह के साथ दिग्बली होकर के बैठे हैं। वस्तुतः वो थोड़े कमजोर भी होंगे, डिग्री में 8 डिग्री के हैं और निश्चित रूप से वो शत्रुवत होकर के बैठेंगे। दशमांश कुंडली में वही सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं यहाँ, इस वजह से वो दशमांश कुंडली के लिए अच्छे होंगे, पर वो आपको कम्युनिकेशन में रखेंगे और व्यक्ति अब बाद में जाकर के व्यवसाय कर सकता है, पर शुरुआत में आपको नौकरी के पीछे ही भागना चाहिए। अब बात करते हैं कि वक्त कैसा है। तो अभी आपकी कुंडली में प्रतियोगिता है, इसको झेलना होगा और निसंदेह इसमें सफलता के मायने थोड़े कमजोरी हैं। अशुभ ग्रह की दशा में आप जी रहे हैं, जो आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में उच्च का हो जा रहा है। थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ आपकी पत्नी आएंगी और आपको थोड़े खर्च में डाल करके निश्चित रूप से वो थोड़े प्रैक्टिकल और कामुक भी होंगी। शुक्र के साथ सूर्य के बैठने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जहां पे कभी कभी क्षतिपूर्ति का योग बनेगा। चंद्रमा और मंगल उच्च के, यहाँ पे चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं, यहाँ पे नीच के शनि के साथ गुरु का बैठना थोड़ा कमजोर, पर यहाँ उच्च के मंगल के साथ चंद्रमा का बैठना धनदायक और विशेषतया बहुत ही श्रेष्ठ योगों का निर्माण करेंगे, जिसका व्यक्ति को प्रभाव मिलेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। पर करना क्या चाहिए, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 के मार्च से पहले तक आपको पढ़ाई करने का बल देना होगा। अभी पढ़ाई करिए, व्यवसाय और घर की नौकरी को संभालने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। अभी आप चुपचाप अपनी पढ़ाई पे बल दीजिए। 22 के 5वें महीने से और भी ज्यादा अच्छे वक्त आए हैं, जो 23 के 5वें महीने तक चलेंगे। उसके बाद भी लगातार आपकी कुंडली में 2026 के मार्च तक, और अगर आपके पास उम्र होगी तो 2029 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पर वस्तुतः अभी के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, पर मेहनत करने के बाद इनडायरेक्ट वे में भी कहूंगा तो ये मशक्कत इसलिए बन रही है क्योंकि दशम भाव के अधिपति बुध हैं और उससे शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा, और साथ ही साथ दशम भाव से शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में व्यवसाय क्यों आरंभ करना पड़ रहा है या व्यवसाय घर में क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा और बुध जैसे ग्रह आपको जानबूझ करके उसमें धकेलना चाहते हैं। ऐसा इस वजह से हो रहा है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में बैठे हैं। आप अपने मन को शांत रखिए, स्थिर रखिए, बुद्धिमान हैं आप, ज्ञानी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप तार्किक भी हैं और कर्म क्षेत्र को लेकर के सबसे ज्यादा व्यक्ति पॉजिटिव होता है और उसका फोकस उस पर ज्यादा है। एक वक्त पे कि जब जैसे जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था के कई लड़के जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं, पत्नी कैसी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, गोरी मिलेगी, काली मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, पता नहीं क्या क्या बेतुका सवाल पूछते हैं। पर इन्होंने ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछे हैं। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जातक
का फोकस बहुत अच्छा है और वो निश्चित रूप से अपने माता और पिता के लिए जिम्मेदार है और उनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी है और निसंदेह उनको, इस जातक को इन सब चीज़ों का लाभ भी मिलता रहेगा। पैतृक संपत्ति में थोड़ी बहुत कमजोरीपन की स्थिति देखी जा रही है, जिसको संभालना पड़ता है। हालांकि आपको नौकरी का प्रयास पहले करना चाहिए। सूर्य आपकी कुंडली में अपने ही नक्षत्र में है, इस वजह से सूर्य का बल मिलेगा। चंद्रमा और बुध परिवर्तन में है, इस वजह से ये आगे चल करके भविष्य में अगर नौकरी से मन हट जाए तो आप व्यवसाय कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको पहले नौकरी के बारे में ही बार बार कहूंगा। और बैंकिंग के योग हैं और निश्चित रूप से योग बने हुए हैं। चंद्रमंगल योग, चंद्रमा बुध का प्रभाव बहुत बढ़िया बनेगा। उच्च के शनि धन भाव में नवमांश कुंडली में ये व्यक्ति को, और गुरु से दृष्ट बुध का प्रभाव ये बहुत बढ़िया, चंद्रमा का प्रभाव ये बहुत अच्छा, उच्च के शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा, केंद्र के अधिपति होकर के गुरु केंद्र में बैठ रहे हैं, इस वजह से लग्न के अधिपति का लाभ में बैठ करके पंचम भाव को देखना ये बहुत अच्छा होगा। उच्च के शनि का प्रभाव में जाना, ये सब चीजें अच्छी होंगी। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली धनु लग्न की है, इस वजह से आपकी कुंडली में मेष राशि और सिंह राशि के और तुला राशि के जातक आपके लिए अच्छे होंगे। आपकी कुंडली में 1 अंक या 5 अंक भी अच्छा रहे। सबसे अच्छी बात होगी आपकी कुंडली में कि राहु और केतु के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करूं तो ये आपको बहुत ज्यादा विचार करने वाले बनाते हैं। दूसरों के लिए व्यक्ति का पैसा हमेशा खर्च होता रहता है और कई बार वो सबसे पहले अपनी जेब टटोलता है और अपने ही जेब से पैसे खर्च करना चाहता है, किसी का लेना नहीं चाहता और किसी से वो कई बार उलझना नहीं चाहता है। ये बात भी देख रहा हूं। दशमांश कुंडली में भी स्थिति मंगल और केतु की बन रही है, जहां पे दशम भाव के अधिपति गुरु ठीक बैठे हैं, लग्न के अधिपति ठीक बैठे हैं। करियर क्षेत्र कमजोर नहीं है, आगे बढ़ने की बारी है, ये बात मैं सबसे अच्छे तरीके से बोल सकता हूं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मंगल जो स्थिति में है, क्रिएटिव आपको बना रहे हैं, बुद्धिमान और कई बार गणनात्मक क्षेत्रों में रुचि पैदा करने वाला बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली से, पहले बुध के बारे में चर्चा करी, नक्षत्र परिवर्तन, गुरु आपकी कुंडली में वक्री और शनि भी वक्री, और ये दोनों वक्री होकर के कई बार आपके यश और जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मेहनत करने के बाद परिणाम शून्य होता है या विलंब से मिलता है या आपको इंतजार करवा करके मिलता है। गुरु की 5वीं दृष्टि लाभदायक, 7वीं दृष्टि थोड़ी कमजोर और 9वीं दृष्टि बहुत अच्छी। सूर्य की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, यहाँ के लिए सूर्य का बैठना नौकरी के लिए लाभदायक। चंद्रमा की दृष्टि, यश और चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि ये बहुत अच्छी। लग्न के अधिपति का पंचम में बैठना धनेश के साथ अच्छाई भी है, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में जाना कमजोरीपन के साथ, और तृतीय भाव के अधिपति के साथ कमजोरीपन की स्थिति बनेगी। मतलब लग्न कमजोर थोड़ा बनेगा क्योंकि वो नीच के ग्रह के साथ बैठा है और कुंडली के सामान्य ग्रह के साथ बैठे हैं और उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव तो नहीं है, तो शुभ ग्रह की भी कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम में जाना ये ठीक होगा। ये धन योग बनेगा, माता से लाभ और माता का प्रेम मिलता है, पर थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़े बहुत संबंधों में कमजोरी भी देखने को मिल जाती है स्वास्थ्य के तौर पे, या कई बार बजट नहीं बन पाता है व्यक्ति का। पंचम भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर, इस वजह से एजुकेशन या फिर व्यक्ति का यश जो वो काम करता है वो थोड़े देर से मिलते हैं, ये बात मैंने बताई। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत योग बनाएंगे और शुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह होकर के बैठे हैं। व्यक्ति धार्मिक है, पुरोधा है, रिसर्चर है, ज्ञान का क्षेत्र उसको अच्छा लगता है और ज्ञानी है, ज्ञान के पीछे भागता है, उसके लिए पद से ज्यादा प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है और कई बार वो समाज को अलग तरीके से देखता है और अलग दृष्टिकोण उसके पास है जिसको कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। 7वें भाव के अधिपति का दशम में बैठना ये सबसे ज्यादा अच्छी बात, भद्र योग की उपस्थिति होगी। हालांकि चंद्रमा केंद्र में होंगे तो थोड़ी सी कमजोरीपन भी देखने को मिलती है। दशम अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में यहाँ आना कई बार माता के स्वास्थ्य को कमजोर करे और राहु की दृष्टि पड़ जाने से मन को उद्वेलित और उसमें कई बार प्रभाव उसका कमजोर करते हैं। मन परेशान रहे, चिंतित रहे, व्यथित रहे, ऐसा देख सकता हूं। नवम भाव के अधिपति का दशम में जाना केंद्र त्रिकोण का और धर्म कर्माधिपति, धर्म से जुड़ करके काम करे, शुद्ध इनकम व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। दशम भाव का बलवान होना, वहां पे सूर्य शत्रुग्रही है, इस वजह से कि भी कई बार भाग्य का बल थोड़ा कमजोर होता है। एकादशवें भाव के अधिपति का अष्टम में आना, इसे कम पैसों पे नौकरी करते हुए देखा जाता है। आरंभ में आपको जो नौकरी मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्लरिकल भी, सामान्यतः किसी भी तरीके से। 12वें भाव के अधिपति 12वें में बैठे मंगलिक बनाते हैं, इस वजह से व्यक्ति को, हालांकि दाम्पत्य आपकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं है, मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत होंगे, वो एक सामान्य सी बात होगी। दिशा के आधार पर उत्तर पूर्व बहुत अच्छा रहे, धन कमाने के लिए पूर्व दिशा भी अच्छी रहती है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नक्षत्र में हस्त नक्षत्र अच्छा हो, रेवती थोड़ा कमजोर होगा,
दान वगैरह रेवती में भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं, गुरु शनि के साथ नौकरी देने वाले बन रहे हैं, सूर्य बुध के साथ नौकरी देने वाले बन रहे हैं। लग्नेश का पंचम भाव में जाना देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाला बन रहा है, व्यक्ति को धार्मिक और ज्ञान से संपन्न बना रहे हैं, तार्किक और समझदार बना रहे हैं। केतु और मंगल अगर पापकर्त्री नहीं लगाते तो निस्संदेह ये कुंडली और भी ज्यादा व्यवस्थित हो सकती थी। योगों के लिए आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का बैठना ये स्थिति अच्छी होगी। गुरु शनि का बैठना ये माता से लाभ के लिए अच्छी होगी। साथ ही साथ शुक्र का राहु के साथ बैठना ये आपको बहुत ज्यादा विचार करने वाली और मंथन करने वाली बना देते। राहु की दशा आपकी कुंडली में तो अभी सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, और आपकी कुंडली में सूर्य की दशा थोड़ी कमजोर, 25% से भी कमजोर। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु ये सब आपकी कुंडली में 50-50% के साथ परिणाम करेंगे। लग्नेश आधा, चंद्रमा आधा, बुध आधा, गुरु आधा, ये सब आधे आधे परिणाम के साथ आपकी कुंडली में बढ़ेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 25%, शनि आपकी कुंडली में 25% से भी कम, ठीक है। वो अगर शनि कमजोर है तो ठीक है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा, वो ठीक बैठे हैं। राहु और केतु की दशा आपके लिए अच्छी जाएगी, उस दौरान व्यक्ति को गेन होता है, अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट मिलते हैं और परिणाम की प्राप्ति होती है। राहु आश्लेषा में बैठे हैं जिसके अधिपति बुध केंद्र में है, और वस्तुतः आपकी कुंडली के वो मारक भी होते हैं, बाधक भी होते हैं। इस वजह से राहु की दशा में थोड़ी बहुत बाधाएं भी उपस्थित होंगी, ये बात मैं देख रहा हूं। आरंभ का काल कष्ट देगा, बीच में अच्छा रहेगा, अंत में जाकर के वापस वो फिर से थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ आपको निकाल करके फेंकेगा, लेकिन वो उस दौरान मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ये आपकी कुंडली की बात है। षडबल में सूर्य और शुक्र और चंद्रमा अच्छे होंगे। अभी शुक्र की दशा है, आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा 2029 में आएगी, जहां आप बहुत ज्यादा आगे हो जाएंगे। उसके बाद 2031 में भी थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, 35 में और भी ज्यादा लाभ के संकेत मिलेंगे। उसके बाद 37 से 39 तक आपको अपने माता और पिता को लेकर के सावधान रहना चाहिए। माता को लेकर के आपकी कुंडली में 2023 का 5वां महीना भी थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, इस वजह से भी ध्यान देना चाहिए। एक बात और भी कहूंगा कि आपकी कुंडली के आधार पर एक वक्त शुक्र में मंगल वाला नौकरी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। 2025 भी आपके लिए बहुत ज्यादा परिणाम देने वाली साबित हो सकती है, अच्छाई के तौर पे। ये आपकी कुंडली है। अब क्या बताऊं, दिन बताया गुरुवार, अंक बताया 1 और दिशा बताया उत्तर पूर्व। विवाह के लिए कभी भी कन्या राशि की जाति का, मीन राशि की जाति का और कर्क राशि की जाति का श्रेष्ठ हो सकती है। विवाह अगर करना हो तो पश्चिम दिशा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। हालांकि अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा है, इसी दशा में विवाह भी हो, और विवाह के लिए सबसे अच्छा वक्त जो रहेगा वो मैं समझता हूं कि 2025 ही बढ़िया रहे। और एक वक्त 2025 के बाद आप कभी भी विवाह कर सकते हैं, ये स्थिति मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं। अब क्या बताऊं, बैंकिंग में ही जाना अच्छा रहेगा, और आपकी कुंडली में उसके योग बन भी रहे हैं। शुक्र की दशा है, इसे अभी नहीं आना चाहिए था। शुक्र की दशा में व्यक्ति को भयंकर खर्च होता है, इधर उधर नुकसान होता है, भटकना पड़ता है, भटकाव रहता है, अनस्टेब्लिशमेंट होती है, कई बार प्रतियोगिता झेलनी पड़ती है, ये स्थिति बनती है। अब उपाय के तौर पे आपको इसके लिए दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, अगर हो सके तो एक माणिक्य या पुखराज भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो बात कहूंगा उसमें चंद्रमा ठीक है, आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब नहीं है, आप जिद्दी मत होइएगा, बस इतनी सी बात है। आप व्यवस्थित हैं और आपका कर्म क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़िया बना है, ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। करियर आगे बढ़ेगा, शुक्र की दशा है, इस वजह से आप थोड़े से देर से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो उलझाता ज्यादा है। इस कुंडली के लिए वैसे भी वो बाधाएं उपस्थित करने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, इस वजह से भी ये बात थोड़ी ज्यादा सामने से दिख रही है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो तो मुझे अवश्य पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।